बैक टू आई की क्लासरूम। देखिए आज हम जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है ना उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पार्ट 1 में हमने जो है ग्लाइकोलाइसिस का थोड़ा सा आइडिया ले लिया था कि कुछ पॉइंट्स जो ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड थे वी हैव डिस्कस्ड देम। तो आज हम उसी को आगे बढ़ा के जो अपना लेक्चर है वो आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए जो सेकंड पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे डेट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में ऑलरेडी मैं कुछ पॉइंट जो है ना वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम डायरेक्टली जो है ना ग्लाइकोलाइसिस के जो है ना स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट जो मैं ग्लाइकोलाइसिस का डिस्कस करने जा रहा हूँ, द स्टेप फर्स्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है that will be converted into glucose 6-phosphate. The glucose molecule will be converted into glucose 6-phosphate. तो इसका मतलब ये हुआ अगर इस रिएक्शन को हम इस तरह से देखें तो इस रिएक्शन का जो नाम होता है that's a phosphorylation of glucose. So basically there is addition of the phosphate group, so we call it as the phosphorylation of the glucose molecule. रिएक्शन जो है ना, the reaction will occur in this manner कि ग्लूकोज जो है it will get phosphate from the ATP. तो that means जो यहाँ पे phosphate का source है that's organic. ये important याद रखना होगा कि जो ग्लूकोज है जो इसमें phosphorylation हो रही है और phosphorylation के लिए जो phosphate group चाहिए that is derived from ATP. So the source of phosphate is organic. तो जब यहाँ से एक phosphate group रिमूव होगा तो we'll get the ADP. और यहाँ पे इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होगा उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको जो कंपाउंड मिलेगा डेट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो अगर मैं ग्लूकोज का एक लीनियर मॉलिक्यूल ले लूँ जिसमें 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो 6th कार्बन पे यानी इस कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो आपको यहाँ पे अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर मिलेगा डेट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। देखिए पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस फॉस्फोराइलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखिए फॉस्फोराइलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख लीजिए कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेल बना ली और इस सेल में आपका ग्लूकोज जो है ना एब्जॉर्प्शन होके इंटर हो गया। अब इस ग्लूकोज का यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा तो फर्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। देखिए उसका रीजन ये है कि जो यहाँ पे ये ग्लूकोज आया इट विल कम बाय ट्रांसपोर्टर जिसको हम बोलते हैं गुलिट 2। नो डाउट कि बहुत सारे गुलिट होते हैं बट मैं अभी गुलिट 2 की बात करूं तो जो गुलिट 2 है यहाँ पे इट इज द बाई डायरेक्शनल, यानी ये ग्लूकोज को एलो करेगा टू कम इनसाइड द सेल एज वेल एज इट विल एलो इट टू गो आउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लूकोज यहाँ पे अंदर आ सकता है वो बाहर जा भी सकता है इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू बिकॉज इट्स अ बाई डायरेक्शनल। तो इसलिए जो ग्लूकोज एक बार सेल में एंटर हुआ हम नहीं चाहते कि वो ग्लूकोज जो है ना यहाँ से बाहर चला जाए, तो इसलिए उसकी यहाँ पे क्या हो जाती है फॉस्फोराइलेशन। इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हो जाता है, नो इट बिकेम नॉन स्पेसिफिक फॉर दिस ट्रांसपोर्टर, यानी अब ये ट्रांसपोर्टर के लिए नॉन स्पेसिफिक है। अब ये ट्रांसपोर्टर जो है ना इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो आई विल कम बैक टू द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था, ठीक है ना, जिसमें पहला स्टेप मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ग्लूकोज जो है ना when it will undergo phosphorylation it will form glucose 6-phosphate. That means जो first step process है glycolysis का it's a case of phosphorylation, यानी यहाँ पे phosphorylation का process होगा। नंबर सेकंड we can see कि जो यहाँ पे ये जो step है अगर आप देख सकते हो it is reversible step, ठीक है। और इस step में जो enzyme यूज होगा that's hexokinase, और हेक्सोकाइनेस के लिए जो यहाँ पे आपको कोफैक्टर चाहिए डेट इज मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव और वी कैन से मैग्नीज आयन इज रिक्वायर्ड। रिमेंबर दिस हेक्सोकाइनेस इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको और एक एंजाइम भी यहाँ पे कैटालाइज कर सकता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेस।
और इसका दूसरा नाम देते हैं हम हेक्सोकाइनेज डी। हेक्सोकाइनेज डी। और जो ये ग्लूकोकाइनेज है, इट इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन केस ऑफ लिवर। तो ये लिवर में आपको मिलेगा, ये सभी सेल्स में नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में क्या डिफरेंस है। नंबर वन, जो हेक्सोकाइनेज है इट्स अ रेगुलेटरी एंजाइम। इट्स अ रेगुलेटरी एंजाइम। तो कहने का मतलब ये है, इसमें रेगुलेशन का प्रोसेस होगा, और इसमें जो रेगुलेशन होगी दैट इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। जो ग्लूकोकाइनेज है, जो ग्लूकोकाइनेज है दैट इज नॉन रेगुलेटरी। नंबर सेकेंड, जो हेक्सोकाइनेज है it is not specific for any hexose. It can act for all the hexoses. Like glucose is there, fructose is there, mannose is there, etc. So it can act on hexoses like glucose, fructose, mannose, etc. But जो glucokinase है, it is specific. It is specific for glucose only. That means it can act only on glucose. नंबर थर्ड, देखिए जब हम एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे देयर इज अ मैकलिस-मेंटन कांस्टेंट, सो दैट्स Km. ये जो Km है इट विल डिसाइड द एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम विद द सबस्ट्रेट, एंड जो Km है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एफिनिटी। एंजाइम एफिनिटी जो Km है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एफिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ जिस एंजाइम का Km वैल्यू ज्यादा होगा इसकी एंजाइम एफिनिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी, और जिसका Km वैल्यू जो है कम होगा उसकी एफिनिटी जो है वो ज्यादा होगी। और हेक्सोकाइनेज के केस में अगर हम देखा जाए तो इसका जो Km वैल्यू है दैट इज वेरी लेस, और जो ग्लूकोकाइनेज है यहाँ पे Km वैल्यू जो है ना वेरी हाई होता है। तो कहने का मतलब ये है अगर इसका Km वैल्यू हाई है तो इसकी एफिनिटी जो है वो क्या होगी, जो एंजाइम एफिनिटी वो कम होगी। इसीलिए जो हेक्सोकाइनेज है इट कैन एक्ट एट वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी अगर ग्लूकोज का थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन है ये एक्ट कर सकता है क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा है। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है इट विल एक्ट only when there is high concentration of glucose. When there is high concentration of glucose then it will act, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ये याद रख लेना कि जो हेक्सोकाइनेज है इसमें एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है, और एलोस्टेरिक एंजाइम जो है ना जो हम अभी देखने जा रहे हैं उसमें दो साइट्स होती है, एक एक्टिव साइट और दूसरी होती है द साइट फॉर द मॉड्यूलेटर। तो उस केस में आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे जो मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर, और रादर मैं ऐसे लिखूंगा नेगेटिव मॉड्यूलेटर, जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है हेक्सोकाइनेज के लिए दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही इसके लिए नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है। तो कहीं ना कहीं इट्स एन एग्जांपल ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ आई विल कम बैक टू द फर्स्ट स्टेप कि जिसमें क्या हुआ था, ग्लूकोज जो है ना दैट वाज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का दूसरा नाम दिया जाता है, इट्स कॉल्ड एज अ रॉबिन्सन्स एस्टर। इट्स समटाइम्स कॉल्ड एज अ रॉबिन्सन्स एस्टर, ठीक है। देखिए अब देख लीजिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था एलोस्टेरिक एंजाइम, चलो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेंगे क्या होता है। कि हमारे पास जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, रिमेंबर ऑल एंजाइम्स कैन नॉट बी प्रोटीन्स। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते, जैसे राइबोजाइम्स दैट्स आरएनए इन नेचर। तो जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं यूजुअली देयर आर टू टाइप्स, either they are regulatory or they are non regulatory। अब रेगुलेटरी एंजाइम हम उसको बोलते हैं जिसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है ना दैट विल चेंज ड्यूरिंग द कैटालिसिस। यानी रेगुलेटरी एंजाइम जो है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है ना दैट विल चेंज ड्यूरिंग द कैटालिसिस,
बट जो नॉन रेगुलेटरी है उसमें यूजुअली कोई चेंज नहीं होती इन द एक्टिविटी। और जो रेगुलेटरी एंजाइम्स है आपके पास जिनमें कोई कैटालिटिक चेंज होगी, दैट कैटालिटिक चेंज विल बी ड्यू टू कोवलेंट मॉडिफिकेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन या हो सकता है ड्यू टू नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन। नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन, तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन में जैसे जैसे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, लाइक इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं फास्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, द फास्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, दैट्स अ कोवलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो जो नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन जिसमें होगा रेगुलेटरी एंजाइम में, दैट इज द एलोस्टेरिक एंजाइम, दैट इज द एलोस्टेरिक एंजाइम। अब देखिए जो एलोस्टेरिक एंजाइम है हमारे पास दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। वन इज द होमोट्रोपिक एंड सेकंड इज द हेटेरोट्रोपिक। सो इट्स टू टाइप्स, हेटेरोट्रोपिक और होमोट्रोपिक। देखिए होमोट्रोपिक जो है, इस एलोस्टेरिक एंजाइम को मैं कुछ इस तरह से दिखा दूं। इसके पास एक ही सिंगल साइट होगी और उसी साइट पे सबस्ट्रेट भी बाइंड होगा और मॉड्यूलेटर भी बाइंड होगा। ठीक है ना, देयर इज नो सेपरेट साइट फॉर द मॉड्यूलेटर। लेकिन अगर मैं हेटेरोट्रोपिक की बात करूं तो इसमें आपको दो साइट मिलेंगे। एक होती है एक्टिव साइट जहां पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा, एंड द सेकंड इज दैट्स कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट। और एलोस्टेरिक साइट मींस जहां पे आपका मॉड्यूलेटर बाइंड होगा। और मॉड्यूलेटर जो है मैंने जैसे कहा, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो वो इनहिबिट करेगा और पॉजिटिव होगा तो वो स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ब्रीफ आइडिया अबाउट द एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से देखें जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि दिस इज द केस, ये अभी एक एलोस्टेरिक एंजाइम है एंड इट्स अ हेटेरोट्रोपिक, क्योंकि यहाँ पे देखो एक साइड जो है सेपरेट साइट है, दिस इज साइट फॉर सबस्ट्रेट एंड दिस इज साइट फॉर द मॉड्यूलेटर। तो जैसे इसने यहाँ पे लिया एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, तो दैट मीन्स हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है। तो जब ये बाइंड होगा तो उसके बाद एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा, तो इस तरह से एंजाइम जो है ना वो रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, और दूसरे केस में इसने लिया एलोस्टेरिक इनहिबिटर। तो ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं आपको कि जो मॉड्यूलेटर है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। सो दिस टाइम इट इज द नेगेटिव मॉड्यूलेटर एंड हियर इट वाज पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। ठीक है ना, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब जरा ध्यान दीजिए जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं, द सेकंड स्टेप इज that this glucose 6-phosphate will be now isomerized into fructose 6-phosphate. ठीक है ना, so this is the process of isomerization. This is the process of isomerization. तो बेसिकली क्या होगा, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसमें आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, लेकिन अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। So this is the difference between the glucose and the fructose. So this is the process of isomerization. और इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होगा that's called as the phosphohexose isomerase. That's a phosphohexose isomerase. ठीक है, so this is the very simple reaction, that is isomerization. तो इसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, now this fructose 6-phosphate, ठीक है ना, इस fructose 6-phosphate पे अब और एक, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज द रिवर्सिबल स्टेप, जैसे मैं बना चुका था वैसे। ठीक है, तो देखिए
जो हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं कि फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट जो है it will be now converted to fructose 1,6 bisphosphate. फ्रैक्टोज 1,6 bisphosphate, ठीक है। और जो फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट जो है that means यहाँ पे और एक फॉस्फेट ऐड हुआ at the first position at the first carbon. So we can say यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का कोई तो सोर्स होना चाहिए और यहाँ पे जो सोर्स होगा that is ATP. Now this ATP will be utilized and we'll get ADP plus inorganic phosphate. और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा तो that means ये जो स्टेप है it is again phosphorylation and this step is again irreversible step and it is catalyzed by the phosphofructokinase 1. So that means जो यहाँ पे एंजाइम है that is phosphofructokinase 1. देखिए ये जो स्टेप है this step is called as the rate limiting step. अगर हमें केमिस्ट्री में काइनेटिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे हम पढ़ते हैं जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो यानी जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होगी तो उसमें से सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उसी का हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं. सो दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड इट इज कॉल्ड एज द रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है ना. और वी कैन से इट्स द रेट डिसाइडिंग स्टेप, इट विल डिसाइड द रेट. देखिए जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है it's again the regulatory enzyme and it's an allosteric enzyme. तो यहाँ पे allosteric regulation होगा, ठीक है. तो अगर मैं allosteric regulation की बात करूं तो इसमें पॉजिटिव मॉड्यूलेटर भी हो सकता है, नेगेटिव मॉड्यूलेटर भी हो सकता है, ठीक है ना. और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की अगर मैं बात करूं इसका जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है दैट इज साइट्रेट, यानी जो इसको इनहिबिट कर सकता है, साइट्रेट एंड एटीपी. और जो इस एंजाइम का पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होता है दैट इज एएमपी एंड इट इज फ्रैक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. इट्स फ्रैक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. आई रिपीट, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे की पॉजिटिव नेगेटिव मॉड्यूलेटर की बात, हमने कहा ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एलोस्टेरिक है. तो इट्स अ हेट्रोट्रॉपिक. दैट मीन्स यहाँ पे जो मॉड्यूलेटर है उसकी बाइंडिंग साइट अलग होगी और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट जो है वो क्या होगी, अलग होगी, ठीक है. देखिए अब यहाँ पे जो मैंने कहा कि आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. देखिए मैंने डाई वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया. So let's see what's the difference between bisphosphate and the diphosphate. ठीक है. देखिए मान लीजिए अगर मैं जनरली एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ किसी भी शुगर का, दिस इज 3 प्राइम एंड, ठीक है ना, एंड दिस इज द 5 प्राइम कार्बन यहाँ पे. तो इस कार्बन के साथ यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है, तो यहाँ पे भी मैं ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है. सो दिस इज द कार्बन, इट इज अटैच विद द फॉस्फेट. देखिए अगर आपका फॉस्फेट ग्रुप जो है ना 3' एंड पे ऐड होगा, ठीक है ना, तब हम वर्ड यूज करते हैं बिस. लेकिन अगर फॉस्फेट ग्रुप जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे ऐड होगा देन वी यूज द वर्ड डाई, ठीक है ना. सो अगर फॉस्फेट ग्रुप जो है ना 3' पे ऐड होता है तब हम इसको बिस फॉस्फेट कहते हैं. लेकिन अगर ये यहाँ पे ऐड होगा तब हम इसको बोलते हैं डाइफॉस्फेट, ठीक है. देखिए यहाँ तक मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक जो स्टेप हमने पढ़े दैट इज 1 2 3, हमने 3 स्टेप की अभी बात की, ठीक है ना. इसके बाद, ठीक है ना, तो यहाँ तक जो ये स्टेप है या एक्चुअल 1 to 5 तक जो स्टेप है इसको हम कहते हैं प्रेपरेटरी फेज, ठीक है.
देखिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो है फोर्थ स्टेप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप we will try to complete the process of the glycolysis, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। डू वन थिंग, सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट कि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड कर लूँ ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो साथ के साथ मिले, ठीक है ना। आई होप दीज वीडियोज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है ना। मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।